दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, बजट सत्र का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। दूसरा हिस्सा अब मार्च में शुरू होगा। इस पहले हिस्से में राहुल गांधी और विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और एनडीए को संसद में खूब घेरा। सरकार को एक नहीं बल्कि कई परेशानियों में डाल दिया। जनरल नरवणे द्वारा बयान की गई सच्चाई को उठाया, यानी सरकार की चीन संबंधी नीति पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अमेरिका के रजिस्टर्ड और सजायाफ्ता यौन दुराचारी जेफरी एप्स्टीन के साथ मोदी के चहेते मंत्री हरदीप पुरी के अंतरंग दोस्ताने का पर्दाफाश किया, जिसमें से पुरी के इस्तीफे की मांग निकली, जो अभी तक हवा में लटकी हुई है और सता रही है। इसी लपेटे में अनिल अंबानी भी आ गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग पहली बार सुनाई पड़ी। यह दिवालिया पूंजीपति अपनी एक ईमेल में एप्स्टीन से डेजर्ट की चर्चा करता हुआ दिखता है। एप्स्टीन के अपार्टमेंट में वेजिटेरियन पास्ता का भोज करने के बाद में डेजर्ट की यह चर्चा साफ तौर पर एक नॉन वेजिटेरियन किस्म के मनोरंजन की तरफ इशारा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पुरी अपनी मेल में एप्स्टीन के एक्सोटिक आइलैंड और फन की चर्चा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ मुझे नई परख के दर्शकों को न तो नॉन वेजिटेरियन डेजर्ट के असली अर्थ को बताने की जरूरत है और ना ही फन के तात्पर्य को खोलकर साफ करना है। दर्शक सब समझते हैं। राहुल ने इसी दौरान अमेरिका से हो रहे वाणिज्य समझौते से निकलने वाले संगीन अंदेशों को भी खोलकर रख दिया। सरकार बुरी तरह से सिटपिटा गई। संसद के भीतर विपक्ष का यह आक्रमण यूजीसी की इक्विटी नियमावली से निकले उस भीषण विवाद के साये के तहत हो रहा था, जिसने पिछले 11 साल में पहली बार ऊंची जातियों को, मोदी शाह को गालियां देने की हद तक नाराज कर दिया है। बजट का यह पहला हिस्सा किसके पक्ष में गया, यह बताने के लिए बहुत तजुर्बेकार राजनीतिक समीक्षक होने की जरूरत नहीं है। यह लड़ाई तो राहुल गांधी और विपक्ष ने ही जीती। मोदी ने आज तक इन चारों विवादों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया है। उनकी खामोशी उनकी बेचैनियों की गवाह बनी हुई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि संसद में सरकार को कोने में धकेलने के बाद राहुल गांधी सड़क पर क्या करेंगे? क्या उनके पास सरकार को सड़क पर घेरने की कोई आक्रामक नीति है? देखा जाए तो संसद के बजाय विपक्ष को असली चुनौती का सामना दरअसल सड़क पर ही करना पड़ता है। वहां लोगों की गोलबंदी करनी पड़ती है, जो कई बार विपक्ष से नहीं हो पाती। मनरेगा का मसला ही ले लीजिए। कांग्रेस ने इतना लंबा आंदोलनकारी कार्यक्रम बनाया, उसके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उसे एक हद तक अंजाम भी दिया, लेकिन जन गोलबंदी के मामले में बात ज्यादा बनी नहीं। मुझे लगता है कि राहुल कांग्रेस और विपक्षी दलों की इस सीमा के प्रति जागरूक हैं। शायद भी लंबे अरसे से इस तरह के मुद्दे की तलाश कर रहे हैं, जिसे पकड़कर विपक्ष संसद में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी सरकार के खिलाफ सीख खड़ा कर सके। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि राहुल को अब वह मुद्दा मिल गया है और इस समय वे उस मुद्दे को पकड़ने के लिए जरूरी पेशबंदी करने में लगे हुए हैं और यह पेशबंदी कई चरणों में हो रही है। इसे समझने की जरूरत है। पहले चरण में इसी हफ्ते राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे। ये अमेरिका से हो रही डील से जुड़े थे और उनका जोर यह बताने पर था कि यह डील भारत के किसानों के साथ किस तरह से एक छल है। दरअसल इन 5 सवालों को हमें राहुल गांधी की जो सड़क की रणनीति है, यानी मुहावरा ये है संसद से सड़क तक, मैं इसको उलट रहा हूं, सड़क से संसद तक। सड़क पर आंदोलन होगा और संसद में उसकी आवाजें गूंजेंगी। राहुल ने कहा है कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देखा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान से सवाल पूछना चाहता हूं। पहला आसान सवाल, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? ये राहुल गांधी का सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारा दूध उत्पादन प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएगा? दूसरा आसान सवाल, अगर हम जीएम सोया
जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के तेल की आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे कीमतों का एक और झटका कैसे झेल पाएंगे? तीसरा आसान सवाल, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो एक संयुक्त घोषणा पत्र दस्तखत किया किया गया है दोनों तरफ से, उसमें एक जगह उल्लेख है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या है? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या-क्या शामिल है? और क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात को खोलने के लिए दबाव का संकेत नहीं है? चौथा आसान सवाल, नॉन ट्रेड बैरियर्स। ये नॉन ट्रेड बैरियर्स क्या है? इन्हें हटाने का मतलब क्या है? क्या भविष्य में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, फसलों की सरकारी खरीद को कमजोर करने या एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे उसके साथ मिलने वाले बोनसों को कम करने का दबाव डाला जाएगा? यही है नॉन ट्रेड बैरियर्स। पांचवा आसान सवाल, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे-धीरे एक-एक करके जो फसलें अभी दर्ज नहीं है, उन फसलों को भी मेज पर रखा जाएगा? किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। किसानों को ये स्पष्टीकरण तो सरकार को देना ही चाहिए। यह सिर्फ आज की ही बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? देखिए, ये पांचों सवाल जो हैं, ये क्या की मुद्रा में है, मतलब सवालों की मुद्रा में है। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? जाहिर है, राहुल गांधी को और किसानों को, दोनों को, विपक्ष को इंतजार करना होगा कि कब भारत इंटरिम डील करता है, अंतरिम समझौते पर दस्तखत करता है। ये अंतरिम समझौते पर संभवतः मार्च में या फिर अप्रैल में दस्तखत होंगे। उसके बाद थोड़ा और समय लिया जाएगा, उस अंतरिम समझौते पर आधारित दस्तखत उसके आगे होंगे। जब तक पूरी तरीके से सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक दरअसल आंदोलन की जो ठोस मांगे हैं, वो नहीं बनेंगी। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे कहते नहीं है, सितार पे जब आप गाना बजाने के लिए सितार बजाने के लिए बैठते हैं, तो पहले उसके रावण हत्थे की खूंटियाँ आपको कसनी पड़ती हैं लगातार, उसमें थोड़ा समय लगता है और श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को इंतज़ार करना पड़ता है कि कब सितार से तान फूटेगी। लेकिन पहले रावण हत्था तो कसना ही पड़ेगा। तबला बजाने से पहले भी उसकी हथौड़ी से उसको कसना पड़ता है। इसी तरीके से एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी हो रही है और उसको धैर्यपूर्वक हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके एक-एक कदम के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग, विपक्ष जो है, एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। दूसरे चरण में राहुल गांधी ने संसद में एक नहीं बल्कि पूरे 17 किसान संगठनों के प्रमुखों और किसान नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में रेखांकित किया गया, कांग्रेस, राहुल गांधी और किसान नेता एक ही तर्ज पर सोच रहे हैं और वो तर्ज यह है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, देश के किसानों का सौदा कर दिया है, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। इस ट्रेड डील से अमेरिका के किसान अपना माल भारत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, जिससे भारत के किसानों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अगर मोदी सरकार ने अपना यह देश विरोधी फैसला वापस नहीं लिया, तो एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। चर्चा में मौजूद किसान नेताओं और उनके संगठनों के नाम सुनकर ही नई परख के दर्शकों को समझ में आ जाएगा, इस पेशबंदी में एक बहुत बड़े किसान आंदोलन की आहट है मौजूद है। राहुल ने अपने खास अंदाज में वक्तव्य दिया है कि अब वो मोदी को हमेशा नरेंद्र सरेंडर मोदी बोलते हैं। नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ छल किया है और किसान यह बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में राहुल गांधी की ये चिंता साफ दिखाई पड़ी। महंगाई, बढ़ती हुई लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिश्चितता से किसान पहले से ही जूझ रहे हैं। अब उनको अमेरिकी किसानों द्वारा उत्पादित फसलों का भी सामना करना पड़ेगा। वो फसलें अमेरिकी सरकार द्वारा दी गई भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस हैं और भारतीय किसानों को कोई तैयारी नहीं है कि उस आंधी का मुकाबला कर सकें। यह बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये एक तरफ़ा दबाव है और सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता।
कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े हैं। जरा सुनिए राहुल से मिलने वाले नेता कौन-कौन से थे? सुखपाल सिंह खेहरा के नेतृत्व वाला अखिल भारतीय सुखपाल सिंह खेहरा के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, राजस्थान की रणजीत सिंह संधू के नेतृत्व वाली ग्रामीण किसान मजदूर समिति, एडवोकेट अशोक बलहारा के नेतृत्व वाली भारतीय किसान मजदूर यूनियन, केरल की पीटी जॉन के नेतृत्व वाली केएमएम, बलदेव सिंह जीरा के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, आर नंदकुमार के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट, अमरजीत सिंह मोहरी के नेतृत्व वाला बीकेयू शहीद भगत सिंह, अखिलेश शुक्ला के नेतृत्व वाला ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, केदार सिरोही के नेतृत्व वाली आम किसान यूनियन, किरणजीत सिंह संधू के नेतृत्व वाली किसान कांग्रेस पंजाब, गुरप्रीत सिंह संघा के नेतृत्व वाली राज्यसभा, गुरमीत सिंह मंगत के नेतृत्व वाला किसान मजदूर मोर्चा इंडिया, हमीद मलिक के नेतृत्व वाला जम्मू कश्मीर जमींदारा फोरम, तेजवीर सिंह के नेतृत्व वाली केएमएम, धर्मवीर गोयत के नेतृत्व वाली हरियाणा किसान संघर्ष समिति, ईश्वर सिंह नैन के नेतृत्व वाला कृषक समाज, सतवीर खटाना के नेतृत्व वाला दक्षिण हरियाणा किसान यूनियन। दोस्तों, इन संगठनों के नाम और उनके नेताओं से जाहिर है कि ये मुख्य तौर पर किसान आंदोलन है, लेकिन किसान आंदोलन होने के साथ-साथ में इस रणनीति को कई तरह से बहुमुखी बनाया जा सकता है। ये रणनीति दरअसल उस समय खुलनी शुरू हुई जब राहुल ने कपास के किसानों और उससे जुड़े टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा और वस्त्र उद्योग का सवाल उठाया। दोस्तों, हम जानते हैं कि कपास के क्षेत्र को सरकार ने पहले से ही विदेशों के लिए खोल दिया है। नई परख पर इससे संबंधित वीडियो प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह से मेरी बातचीत के रूप में दिखाया जा चुका है। राहुल 18% टैरिफ बनाम 0% ड्यूटी की कलई खोलकर रख देते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट इस बात पर भ्रम फैला रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दिया जा रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश में अमेरिका को गारमेंट निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दे रहा है। शर्त बस इतनी है कि वह अमेरिकी कपास का आयात करे। भारत के गारमेंट पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब राहुल ने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। सवाल यह है कि यह बात अब तक देश से छिपाई क्यों गई? और ये कैसी नीति है? क्या सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल है? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश ये संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती दरअसल आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्र हित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता। राहुल गांधी ने कहा कि इसके ठीक उलट नरेंद्र सरेंडर मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका से होने वाली ट्रेड डील के तहत भारतीय कृषि को अमेरिकी बाजार के फायदे के लिए खोलने का यह मसला बहुत बड़ा है। इसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र तिलहन पर भी जबरदस्त आघात होने वाला है और जरूर होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच जो संयुक्त घोषणा पत्र है उसका तीसरा शब्द है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह है सोयाबीन ऑयल। पहले बिंदु में ही लिखा है उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। हकीकत यह है कि भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन पिछले दिनों काफी बढ़ चुका है। पिछले सालों में वो इतना बढ़ गया कि हमारा तेल का आयात बहुत कम हो गया और ये हमारे लिए फायदे की चीज है। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन, जो हमने 2024-25 में पैदा किया। इस साल यह और बढ़ जाएगा, 160-65 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचेगा। पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहाँ होता है सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, कुछ कुछ आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत गुजरात और थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में। कुल मिलाकर मध्य भारत, पश्चिमी भारत और थोड़ा सा दक्षिण भारत। तो
लगभग देश के बीच में इस कोने से उस कोने गुजरात तक चले जाइए, तो आपको हर जगह सोयाबीन पैदा होते हुए दिखाई पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम पैदा कर रहे हैं 153 लाख टन, अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ टन, यानी 1200 लाख टन। और अमेरिका को बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए हमारे यहाँ बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? बिहार का किसान कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश और जहां सब तरफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से शुरू कर दीजिए, सब तरफ सोयाबीन पैदा होता है। विदर्भ के सारे हिस्सों में चले जाइए, हर जगह सोयाबीन मिलेगा। वहां के किसान क्या करेंगे? ये सोचने की बात है। मैं समझता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी की समझ यह बन रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। वे इसी डगर पर चल रहे हैं। पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था, उससे विपक्ष ने सोच समझकर एक दूरी बनाकर रखी थी। पर इस बार विपक्ष उस आंदोलन के खुलकर साथ में होगा, कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर चलेगा। मोदी सरकार को हिलाने का इससे बड़ा मौका विपक्ष को और किसान यूनियनों को कहाँ मिल सकता है? दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा। आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।